हाँ जी। कितना बढ़ा दिया है? बहुत बढ़ा दिया। क्या फोर्थ स्टार्ट हो गया क्या? फील्ड के बारे में पूरा हो गया? असाइनमेंट दिया होगा जो कि नहीं किया होगा, कर लिया? चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कहां से दिया है बिगिनर बॉक्स, कौन सा? 4, 3 तक हो गया डिस्कस। बिगिनर बॉक्स 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए? हो गया ना? एक्सरसाइज 1, उसके अंदर कुछ पहले के से कुछ छोटे हुए हैं ना क्वेश्चंस। 4 नहीं 5 है शायद। 5 हो गया। 5 15 था। 15 ही तो था ना एक। 18 हो गए तीनों। फिर 25, 26, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3 सारे हो गए। तुम तो बहुत होशियार हो यार। इसके दो तरीके हैं, या तो आपने असाइनमेंट वाकई में किया था या कुछ नहीं किया। क्या मानूं? किया था? सब बन गए? एक्सरसाइज 2 में दिया था कुछ? नहीं दिया। रेस दिया है? रेस कौन सा? 2। रेस में क्वेश्चन नंबर किसका? एक्सरसाइज। हाँ आ गया ना डाउट? देना मॉड्यूल। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 31। क्या डायमीटर पे डिपेंड करता है लाला? तो फिर क्या बता, तू ऐसा भी मना भी कर रहा है, फिर क्या दिक्कत आ गई इसमें? है? वो क्या था क्वेश्चन? और ये क्या है क्वेश्चन? उस क्वेश्चन में मैंने वायर को यूज किया था मैन्युफैक्चर करने के लिए जिसका डायमीटर डी था। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? सोलेनोइड का डायमीटर। क्या दोनों चीज डिफरेंट है कि सेम ही है? बस तो फिर क्या यार। हाँ जी। रेस 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 3 नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? देना। कहाँ अटक गया रहे तुम इसमें? खड़ा होना। क्या पूछा गया इसमें? रिलेटिव परमिबिलिटी। मतलब क्या पूछा? म्यू आर पूछा गया है। फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाया तूने इसमें? बी इक्वल टू क्या लिखेगा? म्यू नॉट एन आई। अब म्यू नॉट एन आई नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। म्यू नॉट म्यू आर एन बाई एल इंटू आई। यही ना? आपको नंबर टर्म्स दिए हैं। मीन सर्कमफेरेंशियल लेंथ ये एल दिया है, एन दिया है, आई दिया है, बी दिया है, निकाल है क्या इसमें? कर पाएगा? देन 4। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फर्स्ट में? हाँ। लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है? क्या हो गया है इसमें यार? A current I ampere flows along the inner conductor of so long. आउटसाइड पॉइंट पूछ रहा है ना मतलब? ये ले। ऐसे करंट गई, ऐसे वापस आ गई, और क्या? केबल है। ऐसे करंट गई, इनर इनर सरफेस पे करंट ऐसे थी, फिर आउटर पे से लौट कर आ गई। यहाँ पर फील्ड पूछा है। यहाँ पर जब फील्ड पूछा जाए तो क्या करेंगे? ये ऐसा लूप बनाएंगे हम कुछ एक, तो उसमें नेट करंट क्या होगी? जीरो। फील्ड जीरो। और कोई डाउट? 4 और 5 हो गए? ठीक है भाई। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्या बोल रहे हो? साइक्लोट्रॉन जो? अरे लाला, अभी स्टार्ट किया है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, अभी कैसे साइक्लोट्रॉन पढ़ा दूंगा? परसों पढ़ाएगी, परसों। 3 दिन चलेगा ये फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। 3 दिन तक। और तुझे आज ही साइक्लोट्रॉन चाहिए? हेडिंग डालिए फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अरे ऑनलाइन वालों को तो पूछने दो यार, इनका कोई डाउट्स है क्या भाई?
कोई डाउट है क्या भाई तुम लोगों को? बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर गलत है क्या यार? कोई गलत गलत नहीं है यार, सब सही है आंसर तो। देना भाई मॉड्यूल। कौन सा क्वेश्चन है बिगिनर बॉक्स 2 का 7? सही है भाई। इसमें क्या है, कौन सा कंसेप्ट लगाया होगा 7 में? यूनिफॉर्म वायर वाला। करंट इधर से आई, दोनों में डिवाइड हुई, चली गई, दो की वजह से तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या बच गया, सेमी इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट। दोनों का फील्ड किधर आएगा, बाहर। और दोनों सेमी इनफाइनाइट मिलके क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइट। कितना आता है आंसर, मी नॉट आई बाई 2 पाई डी। मी नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू तो है मी नॉट आई। आई कितना दिया है, 5 डिवाइड बाई 2 पाई डी। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी कितना लेना है इसमें, आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 5 × 10⁻²। सोल्व कर लो, कुछ खास बड़ी बात थोड़ी ना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 31। फिर से बताना है, फिर से बताना है। अरे भैया, सोलेनोइड का फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। उसमें एन क्या होता है, एन बाई एल ना। कहीं कुछ डायमीटर दिखा इसमें, नहीं ना। आप लोग कंफ्यूज शायद इसलिए हो रहे हो क्वेश्चन जो मैंने क्लास में क्वेश्चन लिया था एक डायमीटर डी वाला। बेसिकली वो क्या था यार, वो वायर था ना जिस ऊपर में लपेटा था उसके ऊपर, वो था। उसको इससे क्यों लिंक कर रहे हो? ठीक है, चलो हेडिंग डालिए, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंकें तो क्या उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से एंगल थीटा पर, चार्ज कितना है q, मास कितना है m, फेंका जाए तो क्या इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? जैसे लास्ट क्लास में आपको मैंने वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड टू मूविंग चार्ज पार्टिकल बता दिया था ना। ओके, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा? अरे लगेगा क्या, क्यों? रीजन बताओ। बताया हुआ है वैसे, आपको चीज करें। दो सेम नेचर की फील्ड आपस में इंटरेक्ट हो रही है। दोनों कौन सी है, एक तो एक्सटर्नल दी थी, और दूसरी फील्ड वो खुद प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो क्या मैग्नेटिक इंटरेक्शन हो जाएगा, तो फोर्स लगेगा। अगेन इसका जो फॉर्मूला है यार वो भी एक्सपेरिमेंटल डिराइव्ड है। तो जिसका फॉर्मूला आता है एफएम का, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कितना आता है, फॉर्मूला याद रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके वैल्यू की, तो इस एफएम का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो। कब, जब थीटा 0 और 180 डिग्री हो। बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा? अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर दूं तो क्या एफ एम जो है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू बी बी। बोलो। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड डिस्कस कर सकते हैं इसका। अच्छा, इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए यार तो क्या बनेगा, क्या बना सकता हूँ, क्यू वी क्रॉस बी। बोलो भाई। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन वी क्रॉस बी का आएगा। कब, अगर पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो। अगर नेगेटिव हुआ तो वी क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर चीजें हमें वेक्टर फॉर्म में दी जाए, वी और बी वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, तो उसको वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दी हो चीजें तो क्या हम उसके लिए हैंड रूल बना सकते हैं? बोलो। अभी बताएंगे इसके लिए हैंड रूल। चलो बता ही देते हैं। हैंड रूल कौन सा लगाएं इसके लिए, राइट हैंड पाम रूल। कौन सा रूल? अब ये राइट हैंड पाम रूल बनाना सिखा देते हैं आपको फटाफट से, कि कैसे बनाते हैं इसको। जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई सी वेक्टर निकालना हमारे को, दैट इज ए क्रॉस बी। राइट हैंड पाम रूल इस तरह से, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर सेकंड वेक्टर, तो परपेंडिकुलर टू पाम क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? तो अगर इस केस में भी देखें यहां पर तो क्या आएगा, ए बी सी आ गया। अब वहां बताइए कैसे बनाए इसको, थंब किधर रखें? थोड़ा सा इसको और बढ़िया से कर देते हैं, वीक की जगह आई बोल दें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों?
चक्कर क्या है यहाँ पर, ये जो चार्ज है ना उसके नेचर में फर्क पड़ेगा। बोलो, तो क्यों नहीं दोनों कंबाइन करके करंट का डायरेक्शन मान ले। देखो कैसे, करंट क्यों बोल रहा हूं कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखो आप, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और अगर पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? तो जो ऑटोमेटिक हमें जो डायरेक्शन चेंज करने की बीमारी थी वो खत्म, इसमें इंक्लूड कर ली हमने वो। समझ में आया? नहीं आया? जैसे अभी पार्टिकल पॉजिटिव मान लो इसमें, तो हम किधर जाएगा? वी की डायरेक्शन में। सिंपल है। चलो फिंगर्स बताओ, फिंगर्स क्या सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर टू पाम क्या देगा? कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दिखाएगा। आवाज ही नहीं, बताओ क्या डायरेक्शन आएगी इसके अंदर? अगेन वी क्रॉस बी, ये बोले तो आई बी फोर्स आ गया। किधर आया? अंदर। पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था यार, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब, तो वहां दो डायरेक्शन थी, दो वेक्टर थे, आइडियल और आर। तो आइडियल क्या हुआ? फर्स्ट वेक्टर। आइडियल का डायरेक्शन कौन सा होता है? जो करंट का होता है, इसलिए इसमें बोलते थे हम लोग थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर पॉइंट की तरफ। वो आर वेक्टर क्या होता है? उस वायर से उस पॉइंट का जोड़ने वाला वेक्टर, तो वही हमारे लिए सेकंड वेक्टर हो गया, मतलब आर वेक्टर हो गया। उधर हम लोग फिंगर्स को रखते थे, तो परपेंडिकुलर टू पाम क्या मिलता था? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? कभी अगर स्किप हो जाए माइंड से कि कैसे बनाया था या हैंडल क्या था, इस तरह से वापस डिजाइन कर लीजिए उसका, कर पाओगे? चलो ये क्लियर है। आपको कुछ चीज सिखाई थी मैंने कि यार जब भी कोई वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, तो वो हमेशा उन दोनों के स्टूल भेज देना, स्टूल स्टूल एक स्टूल भेज देना। क्या ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स, क्या दो वेक्टर v और b के परपेंडिकुलर होगा? तो एफ एम परपेंडिकुलर टू v एंड एफ एम परपेंडिकुलर टू, कैसा हमेशा होगा या कभी कभी होगा? अरे भैया हमेशा होगा, ऐसा होगा। थोड़ा इन दोनों को निहारी एक बार, एफ एम और v दोनों परपेंडिकुलर है, इन दोनों से कोई एक क्वांटिटी मिलती है हमारे को, पावर, शायद ध्यान हो, याद है? पावर होता है एफ डॉट वी इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज, पावर लिख देता हूं, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई पावर डिलीवर नहीं करता। पावर का फॉर्मूला था एक वर्क डन बाय टाइम, होता है क्या? इसका मतलब पावर जीरो तो फिर वर्क डन भी क्या आ गया? वर्क डन जीरो आ गया, तो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और क्या वो कांस्टेंट है? अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वी, वी इज व्हाट? वी इज व्हाट? वेलोसिटी नहीं, स्पीड। तो जो v है बोले तो स्पीड, क्या वो भी कांस्टेंट रहेगी? आवाज नहीं है यार? समझो, वेलोसिटी बेसिकली क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। हम काइनेटिक एनर्जी में स्पीड रखते हैं ना कि वेलोसिटी, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है भाई। ठीक है? आवाज ही नहीं है यार? तो ये कुछ रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ से कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है, तो चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं होगा, उसमें कोई पावर डिलीवर नहीं की जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इतनी औकात नहीं कि वो चार्ज पार्टिकल का स्पीड बदल दे। बोलो एक बार ऐसी चीज को, अब याद रहेगा शायद, थोड़ा सा अलग सा। रीजन क्या है? इस क्वेश्चंस को, ये जो बताई आपको, इसको अलग अलग घुमा घुमा के पूछेगा वो, सीधे हाथ नहीं पूछेगा वो, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा वो आपको बार बार। ठीक है? मुद्दा यहाँ याद रखना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कभी किसी पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बट स्पीड चेंज, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, पावर डिलीवर जीरो। क्या ये चारों बातें, क्या ये हमेशा चलेगी? जब जब इसके बारे में बात चलेगी। क्लियर है? सोच पा रहे हो? ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, अगर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए,
तो क्या उस पे फोर्स लगे ही सही जरूरी है क्या? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि पॉसिबल केसेस ऑफ एफ एम इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फोर्स को जीरो किस किस तरह से बना सकते हैं? क्यू वी भी साइन थीटा जीरो होना चाहिए। क्या हो सकता है? क्यू जीरो करो या फिर वी जीरो। अच्छा देखो सुनो, क्यू जीरो मतलब पार्टिकल न्यूट्रल है। अरे अगर न्यूट्रल है, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल रखा है, फोर्स लगेगा क्या? लगेगा। वी जीरो कर दिया जाए। अगर वी जीरो कर देंगे तो पार्टिकल रेस्ट पे हो गया, और रेस्ट पार्टिकल क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक। रखा कहां पे? मैग्नेटिक में। कोई इंट्रैक्शन? नो इंट्रैक्शन, नो फोर्स। क्लियर है? और बी जीरो कर दें, मतलब पार्टिकल अकेला घूम रहा है, कोई फील्ड है कि नहीं, और खुद की फील्ड खुद पे फोर्स तो नहीं लगाएगी। इज इट क्लियर? और थीटा 0 डिग्री या फिर मतलब उस पार्टिकल को उस फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल फेंका गया। क्लियर है? अच्छा, इसमें जो ये फोर्स का जो फॉर्मूला आया हमारे पास, क्यू वी क्रॉस बी, इसमें बी कौन सा फील्ड है? एक्सटर्नल फील्ड है। कौन सी फील्ड है? अच्छा, ये फील्ड मैंने क्या जरूरी कि ये यूनिफॉर्म फील्ड ही हो, या नॉन यूनिफॉर्म भी चल सकती है? बेसिकली मैंने बी एक्सटर्नल लिखा है, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, फॉर्मूला तो यही चलेगा। क्लियर है? सोच पा रहे हो? तो जितना अभी समझाया उसमें क्या क्या कीजिए बताइए, फटाफट बताओ, रिवाइज करो उसको। कि भाई एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? उसका वेक्टर फॉर्म क्यू वी क्रॉस बी। उसके लिए हैंड रूल बना दिया हमने। थंब किधर? फिंगर, पाम, फोर्स। क्लियर है? फिर हमने बात करी कि यार इसमें क्या जो फोर्स है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा है, तो पावर क्या होगा? वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हट, मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला है। क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी। देखना पड़ेगा। क्या बोलोगे? अब कैसे देखेंगे अभी थोड़ी देर में बताएंगे। छापो फटाफट इसको। जो स्टेटमेंट बताना ना आपको, वो चिपका देना यहाँ पे। क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड की इतनी औकात नहीं कि वो किसी चार्ज पार्टिकल का स्पीड बदलते। वो जैसे वो लिखोगे, फिर जब कभी रिवाइज करोगे तो उस चीज को पढ़ोगे, सारी चीज याद आ जाएगी आपको। प्रांजल बोल रहे हैं सर, एलन प्लस पे डाउट पूछे तो बोलते हैं अपने सर का नंबर ले लो। कैन आई गेट योर नंबर? हाँ, नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप मेरा कोई टेंशन नहीं है। नंबर दे दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डाउट काउंटर है मेरा। फोन पे डाउट काउंटर नहीं चलता है भाई ना। मैं इसके पहले कम से कम 4 फेज पढ़ा कर आया हूँ। सोचो एक 4 फेज में कितने बच्चे होंगे। अभी फिफ्थ फेज है शायद मेरा, फिफ्थ या सिक्स है, मुझे खुद को पता नहीं कौन से फेज पढ़ा दिए मैंने। अगर सबको नंबर दे दूं, सभी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछने लग जाए फोन कर करके, तो मेरी तो लंका लग जाएगी भाई। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर डाउट्स है तो आपके पास कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है आपके पास सॉल्व्ड वीडियो सॉल्यूशंस है सभी क्वेश्चंस के, है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपका
एक लाइव डाइट काउंटर चलता है, शायद वीक में एक बार चलता है, शायद चलता है ना, सैटरडे को चलता है शायद है? उसमें डाउट पूछिए। थर्ड तरीका क्या है, एल प्लस पे। और फोर्थ क्या है, फोर्थ में है सीधा। और आप ऑफलाइन मान लो, आपके लिए कितने तरीके हैं, आपके लिए एक दो चीजें और ऐड कर लो। एक तो डाउट काउंटर है, और दूसरी चीज क्लास के अंदर भी आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल से कर सकते हो। कुछ छोटे मोटे डाउट्स है तो उसके लिए जरूरी नहीं काउंटर पे जाएं। एल प्लस तो बेकार है, कोई नहीं बताता। ऐसा नहीं है यार, एल प्लस में मैं भी रिप्लाई देता हूँ यार भाई, हम भी देते ही रिप्लाई। काफी बार ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं बच पाता है, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर सॉल्यूशन भेजने में थोड़ा टाइम लग जाता है बस। प्रांजल, आप बोल रहे हो कि दो टीचर के आपके पास प्रूफ है, आप बोल रहे हो कि आपके पास दो टीचर्स के, कि वो यही बोलते हैं आपको कि नंबर ले लो टीचर्स के, मेरे पढ़ाने का तरीका लगा। हाँ बिल्कुल सही है। मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनको, तो वो आपको रिप्लाई जरूर देंगे। बट अगर आप कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछ रहे हो उनसे कि सर ये एक्सप्लेन कर दो या ये चीज बता दो, तो उसके लिए जरूर बताएंगे वो आपको कि अपने फैकल्टी से बात कर लो आप। सिर्फ उसके लिए बात, जनरली आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे अगर बिगिनर बॉक्स का या रेस का या किसी रेस का हो गया, या क्या वो मॉड्यूल तो है और क्या है, पेपर्स हो, अगर कोई पुराने पेपर्स उसके कुछ क्वेश्चन पूछ लो अगर, वो रिप्लाई जरूर देंगे आपको। लेकिन अगर आप कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछोगे कि सर ये कैसे करते हैं या इसमें कैसे क्या होता है, तो उसके लिए हो सकता है ये बोल दें आपको कि आप अपने टीचर से बात कर लें। तो आपके पास नंबर मैं दे रहा हूँ, नंबर ये लो। 9214788181। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, वो जो फिर क्यू है ना, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर नेगेटिव हो गया तो फिर क्या करोगे, तो वी क्रॉस भी निकाल के फिर अपोजिट कर लो। बहुत सारे तरीके हैं, उससे कुछ छोड़े ना कि यही करो। ठीक है भाई लोगों, आगे बढ़े। कॉपी हो गया क्या, नंबर दिया जरूर आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जब इच्छा हो तब जाग रहे हैं, याद आ गया क्वेश्चन से नहीं हुआ, फोन करके पूछ ले सर बताओ। ये 24 आवर्स मतलब हेल्पलाइन सर्विस नहीं है मेरा। ठीक है, ये आपको दिया है, कभी कभी अगर अटक जाओ कहीं पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए है, ऑफलाइन वालों के लिए काउंटर पे मैं मिलूंगा, कुछ बात करनी है या कुछ डिस्कशन करना है, कुछ डाउट्स है, मैं नहीं मिला काउंटर पे आपको, आप पूछ सकते हो फोन करके सर आप काउंटर पर कितने बजे मिलेंगे। फोन नहीं उठाया तो आप मैसेज छोड़ सकते हो, मैं मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा, जब मैं फ्री होऊंगा दे दूंगा। हाँ, आप सोचोगे मैं व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डाउट्स भेजता रहूं, शायद रिप्लाई एक महीने में नहीं मिले, मेरे पास भरमार रहती है। हाँ, काफी लोग सोचते हैं सीन कर लिया हुआ सने, बहुत सारे सीन कर लेते हैं लेकिन छूटे पड़े रहते हैं, नहीं होता है टाइम इतना, काफी बार नहीं मिलता टाइम। इतने सारे फेज हैं, इतने सारे बच्चे हैं, तो इतने सारे जवाब नॉट पॉसिबल, फिर एल एन प्लस और है, वो और जरूर देना पड़ता है। इसलिए बेस्ट तरीका है आपके लिए, आप ये भेजने से बढ़िया आप सीधा काउंटर पे आके मिलिए मुझे, वन टू वन डिस्कशन करेंगे वहां बैठ के आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टाइमिंग मेरा मॉर्निंग में रहता है 10:15 to 10:45, आधे घंटे का काउंटर रहता है, उस टाइम मिलिए आप, पूछिए डाउट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये कॉपी हो गया यहाँ तक सबका। चलो अब बात करते हैं कि इसका जो वैल्यू है बेसिकली, क्या वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। हेलो,
थोड़ा सिस्टमेटिक समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा कैटेगराइज करके थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। छप गया तो हटा दूं? कितने लोगों को बाकी है? एफएम का वैल्यू फॉर्मूला क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा। बोलो भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री लिया जाए, तो जो फोर्स का वैल्यू होगा, क्या वो मिनिमम होगा और जीरो होगा? बोलो। फोर्स मिनिमम होगा, जीरो होगा। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, चार्ज पार्टिकल को मैंने इसी की डायरेक्शन में फेंका, यही तो है इसका मतलब जीरो का मतलब। या फिर अपोजिट फेंका। बोलो। इन दोनों केस में इस पार्टिकल का पाथ बताइए। स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? इज इट क्लियर? ओके। फोर्स जीरो, क्या एक्सेलरेशन जीरो? बोलो। वेलोसिटी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट बोल दूं चलेगा? काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, क्या इन बारे में, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं? फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन। हाँ बोल बोल बोल। डायरेक्शन सेम ही तो रहेगा भाई। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड। सोच पा रहे हो? नेक्स्ट। यदि एंगल 90 डिग्री हो, तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? क्या मैक्सिमम आएगा? कितना? क्यू बेबी। कितना आएगा भाई? अब इसमें क्या होगा वो डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इस तरह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसको हम लोग यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक चार्ज पार्टिकल को हमने इसमें फेंका v वेलोसिटी से, चार्ज प्लस क्यू मास m है। आपको ऐसा बोला जाए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड है कि वेलोसिटी और फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। आपको इससे बोला जाए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना? ये तो बोला उसका एंगल यहाँ पर ना, क्लियर है? लेकिन अगर आपको सिर्फ ये बोले पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये क्रॉस भी हो सकता है और ये डॉट भी हो सकता है। कुल मिला के वेलोसिटी और फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। बताइए क्या होगा उसमें? फोर्स लगेगा किधर? हैंडल बताया था ना, लगा ले बेटा। करंट। क्यों करंट इधर? क्योंकि पॉजिटिव है, इधर जा रहा है। थंब, करंट, फील्ड, फोर्स। क्या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आया? क्या ये अपने पास से डिफ्लेक्ट होगा? तो यहां फिर से फोर्स इधर आएगा, फिर डिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर आएगा। क्या ये बार बार जो फोर्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है? जब ये यहाँ था तो फोर्स इधर, यहाँ था तो फोर्स इधर। क्या वो कंटिन्यू बार बार एक पर्टिकुलर पॉइंट को की तरफ ये फोर्स आ रहा है? बात कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग पाथ के बारे में। पाथ कैसा होगा भैया? सर्कुलर होगा। होगा। अब सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ बनाने के लिए कुछ आवश्यक टूल चाहिए। ये रेडियस कितना? आर। अब सर्कुलर पाथ बना तो कुछ ना कुछ रेडियस बना होगा इसका। बोलो। सर्कुलर पाथ बनाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर? कौन कराएगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ एम इक्वल टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाय इक्वल टू, क्या एक बी से एक बी कट गया, यहाँ से आर का वैल्यू क्या आएगा? एम वी बाय क्यू बी, या फिर पी बाय क्यू बी। पी को काइनेटिक एनर्जी टर्म में √2m के ई बाय क्यू बी, या फिर √2m क्यू वी ए सी सी डिवाइड बाई क्यू बी।
ये क्या है? एसीसी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। यहाँ पर ये वी एसीसी क्या है भैया? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये क्या बला है, थोड़ा बता सकते हो इसके बारे में? के ई को लिखा मैंने क्यू वी, ये कहां से आता है? शायद आपने इलेक्ट्रो में पढ़ा होगा शायद ऐसा कुछ। दो प्लेट्स है, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने वी लगाया, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ छोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वर्क करेगा, तो करंट की एनर्जी गेन करेगा कितना? क्यू वी। तो वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में करंट की एनर्जी गेन कर लेता है कितना? क्यू वी। वही चीज लिखा मैंने वहां पर। ठीक है, आई थिंक ये कन्वर्जन तो आता है ना। एमवी को क्या लिखते हैं? मोमेंटम पी, और पी को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर ये तो आता होगा आपको, आता है क्या? चलो रेडियस के बारे में बात हो गई। टाइम पीरियड अरे भाई टाइम पीरियड होगा ना, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है? टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है? एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगा समय, कितना होगा उसका वैल्यू? 2 पाई आर बाय आर इज व्हाट? एम वी बाई क्यू बी। क्या ये वी से वी कट गया? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आया? 2 पाई m बाई क्यू बी। टाइम पीरियड के साथ दो चीज फोकट में मिलती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? अरे मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ यार। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। क्या इसको 1/t लिख दें? इक्वल टू व्हाट? क्यू बी बाई 2 पाई m। एक ओमेगा भी होता है कुछ यार, 2 पाई f, या फिर 2 पाई/t कितना आ जाएगा? क्यू बी बाई एम आ जाएगा। क्या ये रटना पड़ेगा क्या? इसे काम चल जाएगा? क्या ये कुछ एनर्जी टर्म पे डिपेंड करती है क्या? कुछ एनर्जी टर्म्स मतलब वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है उस पर? ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मास, चार्ज। किसका मास? पार्टिकल का। और बी किसकी? एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है? उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर कहना का मतलब ये है कि अगर मैं यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में दो प्रोटॉन को फेंकूं, एक को फेंके v वेलोसिटी से, दूसरे को फेंके 5v वेलोसिटी से, उनका रोटेशन ऑफ मतलब टाइम पीरियड क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, दोनों का मास और चार्ज सेम है, फील्ड सेम है। लेकिन यार बात थोड़ी सी समझ में कम आई मेरे को। पार्टिकल सेम, फील्ड सेम, स्पीड एक को 5v दिया है यार, एक को v दिया है, लेकिन फिर भी घूमकर सेम टाइम में वापस आ रहा है। हाँ, रेडियस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जिसका स्पीड v है उसको r रेडियस में घूमना पड़ेगा, और जिसका 5v है उसको। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर एक प्रोटॉन को मैंने फेंका v से, एक को किससे फेंका? 5v से। इसको इतना ही घूमना पड़ेगा, लेकिन इसको इतना बड़ा घूमना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्पीड 5v है तो उसका रेडियस भी 5r हो जाएगा। क्लियर है? तो पाथ भी 5 टाइम्स हो गया। सिंपल डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे वापस टाइम सेम आएगा। ओके, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछा, वो घुमा घुमा के पूछेगा तुम्हें अलग लैंग्वेज में। कर लोगे? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मान लो कि जो ये सर्कुलर मोशन जो हुआ, इस सर्कुलर मोशन का प्लेन कौन सा है यार? ये सब क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं आपसे। इस पूरी कहानी थोड़ा सा देखिए कि जो पाथ बना उसका, सर्कुलर मोशन जो हुआ, वो सर्कुलर मोशन कौन से प्लेन में हुआ? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो प्लेन ऑफ मोशन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। क्लियर है? तो क्या याद रखिएगा, हमेशा सर्कुलर मोशन जब भी होगा उसका प्लेन ऑफ मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में है, किधर है, और पार्टिकल को हमने वाई में फेंका, तो पार्टिकल का रोटेशन का प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड जेड में है तो एक्स वाई, जेड में तो उल्टा बोल दिया हम लोगों ने पहले। मैग्नेटिक फील्ड वाई में बोला था मैंने, तो एक्स जेड आएगा। ठीक है? हेलो? लेकिन साथ में ये भी देख लीजिएगा कि भैया वो सर्कुलर मोशन कर तो रहा है ना, मतलब एंगल भी देखना पड़ेगा हमारे को। ठीक है? क्या समझ में आया? चलो अगले बात।
अगर ये तीनों एंगल ना हो, थीटा नॉट इक्वल टू 0, 180 एंड 90, अदर देन दीज थ्री एंगल्स, तो चलो एक मिनट मिनट मिनट, उस पे आने से पहले कुछ बातें इसमें रह गई। क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है। क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? यार यहाँ पर एक डाउट और क्रिएट होता है यार, कि जैसे ये एंगल बिटवीन वेलोसिटी और फोर्स कितना है, 90, तो पाथ कैसा हुआ, सर्कुलर। ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें भी आता है यार, जैसे एक प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं हम लोग, एक हाइट से कोई बॉल फेंकी गई, तो ये वी इधर और फोर्स इधर, एंगल कितना, यहाँ तो सर्कुलर नहीं होता पार्टिकल, यहाँ पर तो ऐसे जाता है, यहाँ पर ऐसे थोड़ी जाता है। दोनों में क्या पंगा है? वो सिंपल सा रीजन है, ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब बाद में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्लूड कर देंगे ना, तब पंगे हो जाएंगे फिर। रिप्लाई दीजिए भाई, इसके अंदर कोई खड़ा हो कैसे बताइए, ऐसे तुम सब कटर पटर करते हो, मजा नहीं आता उसमें डिस्कशन में। 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार, 5, 6, 7, ये हुई ना बात यार, 8, तू खड़ा। फोर्स और वेलोसिटी में एंगल थीटा चेंज हो रहा है, क्यों? हाँ, थोड़ा सा एक एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ तेरे से मुझसे। हाँ, तो ये वर्ड बोलो ना, कि इसके अंदर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है, जी हमेशा हर जगह कहां पर है, नीचे की तरफ है। क्लियर है? लेकिन वहां क्या हो रहा है, वहां फोर्स अपने आप को मेंटेन करा हुआ है इससे वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल, इसलिए बात कैसा है यहाँ पर, सर्कुलर। क्लियर है? क्या 90 डिग्री एंगल मेंटेन हो तभी सर्कुलर होता है क्या? थोड़ी सी और बारीकी से बात कर लेते हैं इसकी। नहीं। अच्छा, ये कौन सा मोशन है सर्कुलर मोशन? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आपने शायद पढ़ा हो, कुछ ध्यान हो गलती से, कि सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, जैसे अगर ये सर्कुलर मोशन है, फोर्स सिर्फ सेंटर की तरफ लग रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? वो क्या प्रोवाइड करेगा इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेगा। फोर्स इधर आया तो एक्सेलरेशन इधर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? तो इस पे, इस स्पीड पे या इस वेलोसिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। क्लियर है? बोलो। लेकिन अगर नेट फोर्स इधर की जगह ऐसे आए, तो उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल देगा, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल देगा, तो उसका स्पीड भी क्या कर देगा, वो चेंज करेगा वो। क्लियर है? तो फिर उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आई दोनों चीज डिफरेंस? रीजन क्या है इसके पीछे, जब हम लोग इसमें आगे कल यानी परसों वाली क्लास के अंदर जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्लूड कर देंगे, तो इससे मिक्सर क्वेश्चन बहुत तगड़े बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है। ठीक है? हेलो? अरे बोलो यार। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता मैं इसके अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता यहाँ पर, कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर कैसे दिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर दे दी मान लो। ये कौन सी फील्ड दे दी मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, किधर की तरफ है, अंदर की तरफ जा रही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अगर पार्टिकल को ऐसे फेंका जाए, अब बता क्या होगा? अब इसमें डायग्राम नहीं ढंग से बनेगा, ऐसा करता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर कर देता हूँ इधर, चार्ज पार्टिकल इधर फेंका, अभी बात तो एक ही है ना, 90 डिग्री है, क्या होगा, इसको ऐसा ले जाएगा ये, पाथ कैसा बनेगा इसका, पैराबोलिक। क्या बनेगा? तो ये आइडिया आपको होना चाहिए कि कब सर्कुलर होता है, कब पैराबोला होता है, कब क्या बनता है। कर पाओगे? क्या ये समझ में आया? इसमें क्या चीज था, इसमें फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है? और आपने पढ़ा होगा शायद काइनेमेटिक्स में, आपको याद होगा कि अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स, या एक्सेलरेशन बोलो एक ही बात है, फोर्स बोलो चाहे एक्सेलरेशन बोलो एक ही बात है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर 0 और 180 डिग्री होता है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। इन दोनों एंगल के अलावा कुछ भी एंगल हो, तो पाथ पैराबोलिक होता है। क्या बनाता है वो? प्रोजेक्टाइल बनाता है। याद है? नहीं है तो याद रख ले। वापस रिपीट करूं, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 और 90 डिग्री, तो पाथ इज स्ट्रेट लाइन, अदर देन दीज टू एंगल्स, पाथ इज
पैराबोलिक। क्लियर है? हाँ तो मैंने बोला अदर देन जीरो इनफिनिटी। ओके गलत बोल दिया। अदर देन जीरो इनफिनिटी पाथ इज पैराबोलिक। क्लियर है भाई? अरे बेवकूफो, मैंने बोला अदर देन जीरो इनफिनिटी, सही बोला इस बार मैंने। अदर देन जीरो इनफिनिटी पाथ इज पैराबोलिक। कलाकार। चलो बताओ एक्सेलेरेशन क्या है इस केस में जो बताया अभी? केस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है? है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्या फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है? फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? डायरेक्शन की वजह से। उसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलेरेशन नॉट कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन। क्लियर है? वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। अरे भैया अगर एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, बोलो। बट स्पीड, मोमेंटम नॉट कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ये भला समझ में आई तुम्हारे को? इसलिए आपको बोला था ना कि जब बात करें हम वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना हो कि व्हाट अबाउट वेलोसिटी, तो क्या बोला था? देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा? एंगल। क्या देखना पड़ेगा? इसका पाथ कैसे बन रहा है उसके बाद में कमेंट करेंगे। ठीक है भाई? अगर वो केस बना तो कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट। आ जाओ। इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, 180 एंड 90, मतलब तीनों एंगल के अलावा बाकी कोई और एंगल हो तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, एंगल कितना? थीटा। क्या होगा इस बार? दो कंपोनेंट कर दें। एक आएगा अलोंग वेलोसिटी, सॉरी अलोंग फील्ड, क्या इसको वी पैरेलल बोल दूं? कितना आएगा इसका वैल्यू? एक परपेंडिकुलर, कितना आएगा? वी साइन थीटा। थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। जैसे ये वी वेलोसिटी है, इसकी दो कंपोनेंट किए हमने, एक तो वी पैरेलल किया और एक वी परपेंडिकुलर किया। वी पैरेलल क्या चाहता है? क्या चाहता है? स्ट्रेट लाइन पाथ करे। क्यों? अभी पढ़कर आए कि अगर वेलोसिटी और फील्ड पैरेलल होती है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। सेकंड, ये भी परपेंडिकुलर क्या चाहता है? सर्कुलर चाहता है। क्यों? ये भी पढ़कर आए हैं कि अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फील्ड अगर 90 डिग्री होता है तो पाथ सर्कुलर होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों चीजें आ रही है, तो उसको मजबूरी बस दोनों काम करने पड़ेंगे। वो सर्कुलर पाथ भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। उसी को कंबाइनली क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोल दो? हेलिक्स। ठीक है? कैसे बनता है? इस तरह से बनेगा, जैसे आपका स्पाइरल होता है ना, इस तरह से दे रहा। क्या ये इस तरह से आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर भी हो रहा है? अगर इधर से देखोगे आप तो बिल्कुल इसका रेडियस दिखाई देगा आपको, दिखेगा। लेकिन यहाँ से देखोगे तो आपको ये आपको आगे ही जाता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? अगेन, अब अगर ये हेलिकल पाथ बना तो उसकी चीजें बताओ फिर, कि भाई ये हेलिकल पाथ बना तो उसका रेडियस भी बना होगा कुछ ना कुछ। आवाज ही नहीं है यार। अच्छा, इस रेडियस बनाने में कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर आपको बोला जाए इसके अंदर कि रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ आर इक्वल टू व्हाट? क्या इसको बोल दूं? एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। वी परपेंडिकुलर कितना है? तो क्या बन जाएगा? एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। क्लियर है? टाइम पीरियड टी। अगेन, जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहां तो नहीं आएगा, लेकिन आगे पहुंचेगा। इसको अगर पिचका दूं मैं तो सर्कल ही तो बनेगा बेसिकली, और क्या बनेगा? तो कितना आएगा? 2 पाई आर बाय वी परपेंडिकुलर। भाई इसको ट्रेवल कौन कराएगा? वी परपेंडिकुलर कराएगा ना। अगेन, आर का वैल्यू क्या? एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। क्या वी परपेंडिकुलर कट गया? तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आ गया? क्या सेम 2 पाई एम बाय क्यू बी आ गया? मतलब ये चीज तो फिर से वही आ गई जो पुराना था। मतलब फ्रीक्वेंसी और ओमेगा भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट एक नया टर्म और है इसके अंदर यार, पिच। पिच क्या होता है? इसको एक कंपोनेंट और था इसके पास, वी पैरेलल। क्या कर रहा है वो?
आगे लेके जा रहा है, तो कितना आगे लेके गया, कितना आगे लेके गया मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना गया, क्या वही पिच कहलाएगा। जैसे अगर आपको इसमें बात करी जाए कि ये स्पाइरल चल रहा था ऐसे, ठीक है, वो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां पहुंच गया, तो जो ये डिफरेंस है ना, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने बनाया, ये लेंथ क्या होगी, पिच कहलाएगी। इसको अगर डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दो कैसे बनेगी डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, थोड़ा पूरा करेक्ट करो यार, कोई बताओ ढंग से, तो तुम फिर वीडियो में बोल दो समझ में नहीं आती बात। हम्म, थोड़ा और करेक्ट कर, ये सही है, इसमें और एक करेक्ट कर, वो जो बोला सही बोला, बस एक दो चीजें और ऐड कर दे उसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ठीक है बैठो, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड along magnetic field in one time period, सिंपल, क्लियर है। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा पिच का, v पैरेलल इनटू, v पैरेलल इज व्हाट, आवाज ही नहीं आई, v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाई क्यू बी। इसका पाथ कैसा है, 2D 3D 1D 3D, क्या है, क्या इसके लिए भी ये सारी बातें वैलिड है, चेक कर लो वन बाई वन। हर जगह फोर्स चेंज हो रहा है, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी अभी भी, मोमेंटम नॉट कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड, काइनेटिक एनर्जी की बातें कर लो ना यार इसमें, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, क्लियर है। तो क्या ये ओवरऑल तीनों कैटेगरी समझ में आई क्या, तीनों की तीनों कहानियां स्टार्ट कहां से हुई, थीटा से, कहां से, मतलब इन सबकी मूल जड़ कौन है, थीटा, थीटा चेंज किया, मतलब पाथ कैसा है, क्या बनाना है, क्या डिस्कशन करना है, ये सब चीजें स्टार्ट कहां से होगी, थीटा से, ये पहचानना आपको पड़ेगा, ठीक है। थीटा पहचान में अगर आ गया तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हो, क्लियर है। तो जो अभी तक पढ़ाया उसको फटाफट समराइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करेंगे उस पर, ठीक है। चलो हमने बोला कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो उसमें फोर्स लगा, कितना लगा, आवाज ही नहीं यार, इतनी सी आवाज तो जो बॉयज है ना और गर्ल्स बैठती है उनको सेपरेट कर रखा है, तो 15-20 लड़कियां आती है वही कर देती इतनी आवाज, तो हाई पिच रहता है उनका। अच्छा वापस बताओ, फोर्स का फॉर्मूला, उसका वेक्टर फॉर्म क्यू वी क्रॉस बी, हैंडल बनाया था हमने कुछ, थंब, फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर टू पाम, फोर्स, क्लियर हो गया। कुछ रिजल्ट्स आए थे कॉमन निकलकर कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के कभी कभी या हमेशा, हमेशा, तो पावर, वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, देखना पड़ेगा, वेलोसिटी, स्पीड, क्लियर है, ये हमेशा होगा। फिर हमने एंगल के हिसाब से इनको 3 भागों में बढ़ा दिया, पहला 0 180 पाथ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, इसकी कहानी बता देंगे, बता दोगे। सेकंड एंगल 90 डिग्री पाथ सर्कुलर, सर्कुलर पाथ है तो उसकी कुछ कार्यक्रम है, रेडियस, फॉर्मूला एम बी बाई क्यू बी, या फिर, या फिर बेटा बोल तभी से याद होगा, या फिर √2m/QV डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो आ जाता है उससे, छोड़ो उसको, तो कर पाओगे। अच्छा इसमें सर्कुलर पाथ में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये सब चीजें झेल लोगे। नेक्स्ट, थीटा अदर देन 0 90 180 पाथ इज हेलिकल, हेलिकल पाथ का रेडियस एम वी परपेंडिकुलर, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, या फिर एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी, टाइम पीरियड
अच्छा एक चीज और यार, एक डाउट बढ़िया सा पूछा था किसी ने कि सर टाइम पीरियड जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, बोलो। तो अगर एंगल 0 डिग्री करते तो भी चलेगा क्या फॉर्मूला? लगा दिमाग। हाँ स्ट्रेट लाइन जाएगा, तू वहां क्यों लगा दे? लेकिन सर उसमें तो है ही नहीं ना थीटा पे, ऐसे कैसे? ये लगता ही कब है? क्लियर है? अब तुम रोड पे चल रहे हो, तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़नी है मान लो ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ती कैसे हैं? सीढ़ियाँ एक के बाद एक के बाद चढ़ोगे ना, या दो तीन कूद जाओगे एक साथ, वो भी कर लोगे। लेकिन तू बोले नहीं रोड पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चलूंगा, तो कूद कूद की चल, अब तू कैसे चलेगा? जो लॉजिक कहाँ लगना वही लगाओगे ना, ये लॉजिक कहाँ स्टार्ट होता है ना, सर्कुलर या फिर हेलिकल में, स्ट्रेट लाइन में चलेगा क्या? ये बात है, कर पाओगे? क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसको छापना पड़ेगा, छाप दो फटाफट। अनमोल गुप्ता बोल रहा है कि सर नहीं समझ में आया, कब सर्कुलर कब क्या? अरे भाई इसे इजी तो क्या बताऊं यार, क्या समझ में नहीं आया? इसमें सब कुछ कैटेगराइज कर दो दिया ना यार, कि अगर वेलोसिटी पार्टिकल जो हमने फेंका था उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर उसके परपेंडिकुलर फेंका तो पाथ सर्कुलर होगा, किसी एंगल फेंका तो हेलिकल होगा, सिंपल। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे यार, यहाँ पर मान लो उससे मैग्नेटिक फील्ड इधर था, इधर की जगह ऐसे हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी अगर ऐसे हो जाए तो अब पाथ कैसा होगा? हेलिकल बनेगा। किस तरह का? ऐसे होगा। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे फेंका गया है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अपने पास अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, और उसके अपनी अलोंग घुमाते 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 जहां तक जारी ले जाएगी। ठीक है? इसीलिए क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, बोलो। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ये मान लो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, या नीचे कर लो, नीचे नॉर्थ पोल और नीचे गोल है। कुछ लोग छापने में लग रहे हैं, समझ लेना भाई, ज्यादा आसान से याद रहेगा, समझ लो। ये नॉर्थ और ये अर्थ के अंदर है ये। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनता है? नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ में एंटर होगी। बेसिकली डिस्कस करूंगा मैं जियो मैग्नेटिज्म, जब आएगा तब बताएंगे, फिलहाल आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे बनेगा, बोलो। ये क्या होते हैं? पोल्स। और ये क्या होते हैं? इक्वेटर। जनरली हम लोग इसके आसपास के एरिया में रहते हैं। पोल पे को रहता है क्या? नहीं रहता, बोलो भाई। जनरली हम लोग इक्वेटर के आसपास की जो रीजन है वहां पर रहते हैं। ठीक है भाई? अब सुनो, ये अर्थ है, स्पेस से चार्ज पार्टिकल अगर अर्थ की तरफ आए तो क्या होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? आएगा तो दो तीन तरीके हो सकते हैं, बोलो। आएगा तो वर्टिकली ना, अभी जैसे हम बैठे हैं तो हमारा सरफेस ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल जनरली कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। फील्ड लाइन कैसे है? ऐसे हैं, ये किसी एंगल पे होंगी। फील्ड लाइन ऐसे तो नहीं है ना, अच्छा ऐसे और ऐसे होगी, दो जगह, नॉर्थ और साउथ पोल पर, बाकी जगह ऐसे फील्ड लाइंस तो नहीं होने वाली। क्लियर है? मतलब फील्ड लाइंस या तो हॉरिजॉन्टल होगी या किसी एंगल पे होगी। पार्टिकल आया, अगर मान लो फील्ड ऐसे है, मतलब फील्ड ऐसे है, पार्टिकल ऐसे आया, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करता रहेगा। जैसे अच्छा फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म भी तो नहीं है, जैसे ही कहीं जाएगा चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप। क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? उसको घुमाती घुमाती कहाँ ले जाएगी? पोल पे। कहाँ ले जाएगी? अगर वो ऑलरेडी एंगल पे आया तो भी क्या ले जाएगी उसको घुमाकर? पोल पर। इसका मतलब क्या हुआ? आपको ऐसा लगेगा जैसे कुआं बना हुआ है और उसमें पानी की धाराएं ऐसे एंटर करी सब तरफ से। ठीक है? कुआं नहीं दिखेगा, बेसिकली वो पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं आपको दिखेंगे नहीं वो, लेकिन उनका जो कलर फिनोमिना है वो दिखेगा। ठीक है? तो जो पोल्स पर होता है क्या होता है? चार्ज पार्टिकल वहां जाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तो फव्वारा होता है, फाउंटेन जो होता है, यहाँ पर एक फाउंटेन है, पानी गया सब दिशा में से जाता है, जाता है। वहां क्या लगेगा?
पार्टिकल्स आ रहे होंगे, क्लियर है, और वो वर्टिकल प्लेन बनेगा, उस सब में क्या कर देंगे, वो कलर एमिट कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा ऐसा कि जो अर्थ है, जो नेचर है, वो अपने आप के लिए कर्टेन बना रही है कलरफुल, क्लियर है, जो कि किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद ही बना रही है, क्लियर है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ऑरोरा बोरोलिसिस, शायद देखा होगा या पढ़ा होगा कभी, क्लियर है। इस कहानी को समझाने का रीजन ये है ताकि ये आसानी से याद रह जाए इसमें होता क्या है, कर पाओगे, क्लियर है, छाप दो फटाफट। अनमोल गुप्ता भैया, वो आपने काइनेमेटिक्स के साथ कंपेयर किया वो वाला, एक तो काइनेमेटिक्स रिवाइज कितने टाइम करे, कितने टाइम हो गया, काइनेमेटिक्स का पढ़ाया गया था, अब फिर तुम इतने सारे एक साथ बोलोगे, स्टार्टिंग में जब आए थे आप लोग, आपका भाई स्टार्ट कब है, कब से हुआ है, सितंबर में हुआ था, उसके बाद कितनी बार रिवाइज किया, वेरी गुड, आप तो बहुत यार बहुत कलाकार आदमी हो, और वो भी टेस्ट में किया होगा, टेस्ट में आया ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया यार, बर्न में भी नहीं आया, अच्छा आया नहीं होगा तो तुम लोगों ने भी रिवाइज नहीं किया होगा, पढ़ाया था भी नहीं है, ऐसे तो हो सकता है यार, मान ही नहीं सकता मैं, हाँ तो 4-5 महीने हो गए आप लोगों को उसको पढ़े हुए, अरे तो ठीक है, नहीं आया छोड़ो, आपका तो जिम्मेदारी बनती है ना उसको रिवाइज करने की, नीट में तो आएगा, और उसको रिवाइज कैसे करना है वो आपको बता दिया था मैंने शायद उस दिन, काइनेमेटिक्स को लिया था मैंने पर्टिकुलरली, 4-5 सेटिंग करो उसको और उसको कंप्लीट करो, तो जो कौन था अनमोल, आपको जो डाउट है ना, जो मैंने उससे रिलेट किया है, वो बेसिकली, अच्छा वैसे मैंने काइनेमेटिक्स से वैसे किया नहीं मैंने उसको रिलेट, काइनेमेटिक्स का नाम लिया था क्या मैंने, अच्छा प्रोजेक्टाइल का बताया था, हाँ यार, तो ये तो ज्यादा थोड़ी पूछा था मैंने, सिर्फ ये तो पूछा था उसके अंदर कि भाई एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर 0 और 180 डिग्री होता है तो पाथ, दो एग्जांपल बताओ उसका, एग्जांपल बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 और 180, एक बॉल है, उस बॉल को नीचे फेंक दे, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ऊपर फेंक दे, तो वेलोसिटी एंड फील्ड, या बोलते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो गए अपोजिट, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर इसके अलावा कोई सा भी सिस्टम उठा ले, पैराबोला हो जाएगा, सिंपल, और क्या, हाँ जी, है क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ कैसे बनाया, मैं ये पूछना चाहूंगा कि यार ये जो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ है, बेसिकली रेडियस वर्ड कब आया, जब उसने सर्कुलर मोशन भी किया, सर्कुलर मोशन करवाया किसने, बस तो वही तो लगाया फॉर्मूला, आर इक्वल टू व्हाट, एम वी बाई क्यू बी, अभी पढ़ाया, अभी पढ़ाया ना, वी कौन सा आएगा इसमें, परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि ये कार्यक्रम उसी ने किया था, बस, और तो वी परपेंडिकुलर क्या है लाला, वही तो लिखा, ये दो कंपोनेंट किए थे ना भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, अच्छा यहाँ पे थीटा एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बिटवीन फील्ड एंड वेलोसिटी, इतना तो देख लोगे ना, अभी क्वेश्चन पूछेंगे तब पता लगेगा, हम्म। अरे कहने का मतलब सिंपल ये कि अगर हम किसी रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें या चार्ज पार्टिकल छोड़ दें, क्या वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा, तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा नहीं करेगा, क्या वहाँ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करेगी नहीं करेगी, क्या करोगे आप, वर्क डन इक्वल टू क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कितना होगा, करो,
प्रोजेक्टाइल में सर्कुलर क्यों नहीं होता, वो पूछ रहे हो? अच्छा, अरे भैया वहां पर क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन फिक्स है, वो हमेशा नीचे ही लगना है, क्योंकि वहां फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो एक्सेलरेशन जो जी है वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स हर जगह अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रखा रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो बार बार सेंटर की तरफ आ रहा है वो, तो वो अपने आप को 90 डिग्री मेंटेन करे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ फोर्स जो है बेसिकली कांस्टेंट नहीं है। वहां पर क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एस के शाहनवाज, आप बोल रहे हो सर सेकंड केस 90 डिग्री के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, ये समझ नहीं आया। यार स्पीड की कंसेप्ट तो बता दिया ना शुरू में ही, शुरू में बता दिया चीज तो, कि मैग्नेटिक फील्ड की इतनी औकात ही नहीं कि वो स्पीड बदल दे। वही चीज है यहाँ पर। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका रीजन क्या है, सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन है ना सिर्फ उसका, भाई मैग्नेट्यूड थोड़ी चेंज हो रहा है इसका। चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है। प्रांजल तू बार बार एक ही चीज को लिखे जा रहा है। सर टुडे वन आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया कैम, क्या आया आर्टिकल? मुझे नहीं पता भाई क्या आया है, क्या आया है? नीट जुलाई के फर्स्ट वीक में है, ऐसा कुछ? नहीं मैंने नहीं पढ़ा वो आर्टिकल। जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक, तो बहुत बढ़िया बात है ना तुम्हारे लिए तो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। ये साल आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि निकल लो इस साल, नीट ले लो। निकले लो तो ठीक रहेगा, नेक्स्ट ईयर तुम्हारी वाट लग जाएगी। जितनी सीट्स है, कम से कम इस साल जितने लोग बैठेंगे ना, उससे काफी ज्यादा लोग नेक्स्ट ईयर बैठने वाले हैं। ठीक है, और सीट उस प्रोपोर्शंस में नहीं बढ़ने वाली। क्या हो गया? इसलिए बोल रहा हूँ कुल मिला के जब तक है, और अभी जैसे फरवरी चालू चल रहा है, आधा हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने में तो झंडे गाड़ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है यार। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जितने लोग सीरियस है उनके लिए बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो करना, नीट निकालना चाहते हो बढ़िया रैंक से, निकाल सकते हैं। लेकिन जितना टाइम बच रहा है उसमें डेली मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 10-5 दिन काम कर लिया अब थक गए यार, अब 2-5 दिन सोएंगे, अब ऐसा नहीं चल सकता। आपको काम डेली कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अगर ले आओगे अपने अंदर कंसिस्टेंसी, तो नीड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैफ साहब कौन है यार, कैफ अली? तुम क्या प्रांजल के मतलब असिस्टेंट हो गया यार? मतलब प्रांजल ने कुछ पूछे, क्वेश्चन पूछा, तुम बोले सर रिप्लाई दे दो सर प्लीज उसका। हाँ, भाई है क्या? कॉपी करो यार, कॉपी करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। प्रांजल जी बोल रहे हैं सर जब तक ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं होता तब तक मैं तो कुछ नहीं मानता। तो मत मानना, मत माने यार, इसका अलग ही माहौल है भाई का। अच्छा सुनो एक चीज हो, ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने लिखा, क्या ये सारी चीजें इसके लिए वैलिड है? हेलो, तो ऐसे ही बना लेना डायग्राम, और इस पूरे ऐसे ऐसे एरो बना देना कि भाई ये इसके लिए भी चलता है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, भैया सर्कुलर मोशन रिवाइज करो आप एक बार, पेन रखो फिर। मैंने बता दिया भाई यार, मैंने एक्सप्लेन की है, हर चीज एक्सप्लेन करी है। मैंने बताया आपको कि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म है, क्यों?
क्योंकि इसमें फोर्स का कोई कंपोनेंट इधर नहीं आ रहा ना, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है इसके अंदर, तो पाथ कैसा रहेगा, मतलब जो सर्कुलर मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड चेंज होता है, क्योंकि वहां पर फोर्स सेंटर की तरफ नहीं लगता, थोड़ा सा एंगल पे आता है, तो उसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। जो जो टेंजेंशियल वाला है वो क्या करता है, उसका स्पीड बढ़ाता है, ये तो बढ़ाएगा या घटाएगा, और क्या है। इलेक्ट्रो रिवाइज किया है, नहीं किया, इसलिए डाउट आया है, रिवाइज करो भाई। और मैंने बता दिया था इस चीज को भी, कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उस पोटेंशियल डिफरेंस के अगर हम पार्टिकल छोड़ें, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, कितनी, क्यू वी, वही बताया। तो यहाँ पर जो वी है बेसिकली क्या है, वो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। उसको क्या है, एक वर्ड भी यूज लेते हैं इसके लिए, बोलते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। ये वर्ड भी इसलिए यूज ले लेते हैं कभी कभी। हाँ, मेरा ये जो बोल रहे हैं, क्या नाम है इनका, रौनक सर, मई में ही मानकर करना चलना चाहिए। मई में ही मानकर चलो आप, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और आप प्रांजल को भी ऐसे मत समझ लो ना यार, प्रांजल जी बोल रहे हैं कि सर आई एम नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम KVSCFI, सो कैन आई टैग 1 hour डेली फॉर बैडमिंटन। ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इधर का टास्क भी कंप्लीट होना चाहिए। भारी है यार, इसको तो हर चीज के लिए क्वेश्चन चाहिए कि भैया कितने घंटे क्या करें क्या करें यार, थोड़ा सा। आप लोगों की एज कितनी हो गई, 18+ हो गए ना, तो 18+ वाली थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाओ यार। अच्छा, छप गया क्या भाई, और आगे बात करते हैं यार। हो गया क्या, चलो एक तो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यार मैं, जब तक तुम कॉपी करो तो थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए, कहाँ से शुरू की जाए। अच्छा, ये कहाँ पढ़ लिया तुमने, वैसे डाउट अच्छा है, लेकिन ये आपकी जो वीकनेस है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड आ रही है बेसिकली। स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, जरूरी है क्या, नहीं है, हैं, बताओ बताओ। स्पीड कांस्टेंट है, अरे बता दिया ना एग्जाम्पल में, मेरे से क्या बता रहे हो, मैं तो बता चुका हूँ ऑलरेडी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है इसका। एक्सेलरेशन रहता है इसमें, स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हाँ, कोई सा भी हो, लेकिन लग तो रहा है ना उसी पे पार्टिकल पे। जैसे मान लो, सोचो आप कि एक चार्ज, एक बॉल को हमने एक धागे से बांधा, ऐसे से घुमाने लग गए, तो वो जो एक्सेलरेशन घुमाया हमने, बेसिकली उसको क्या मिला, एक फोर्स मिला ना, किसको मिला, उस बॉल को मिला, मिला ना उसको, उस फोर्स के से एक्सेलरेशन मिला, तो है तो उसी का ना। तो आप जो पूछ रहे हो उसका क्लियर जवाब ये रहा एग्जाम्पल भी आपके सामने। हाँ, ये क्वेश्चन अब आ जाए, वैसे क्वेश्चन बढ़िया है वैसे, कि स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना हो, तो वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बात है। छप गया क्या, एक दो सवाल पूछ लें यार। ये टोपी वाले भैया खड़े होना यार। हम्म, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बता दो।
बाकी लोग शांत रहे यार, कलाकारी मत मारो बिल्कुल भी। प्रोटॉन का मास कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, क्योंकि ये मेरे काम आएंगे चक्कर ये है। देखो ना फॉर्मूला कैसा है, √2m ke/cube। आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन को हमने फेंका, तो उस पे का मास तो आपको खुद को लेना पड़ेगा। बताओ किसका। पड़ोसी ने बता तो दिया, लेकिन यार पूरी बात नहीं बताई तूने, पूरी ढंग से सुनी नहीं यार। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। एक बार सही बताया करो, तुम लोग उसको पड़ोसी हेल्प भी कर रहे हो। मैं सुनो भाई, क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज मास ये कभी काम नहीं आएगा कहीं पर भी, लेकिन फिर भी काफी लोगों को नहीं आता। कम से कम 40% लोगों को नहीं आता है आपकी क्लास में से, गारंटेड है। 70% बोल दो बोले, ये बोला था 70% बोल दो बोले, मैं 40% बोल रहा हूँ नहीं आता। क्या याद करने में शर्म आती है, बोलो। ये कभी याद करने की कोशिश करी, नहीं करी तो कर लेना, हमारे काम आएगा बार बार। वो क्वेश्चन पूछ लेगा, मास काम आएगा, चार्ज काम आएगा, तुम टीप टीप के लिख लोगे, काम खराब हो जाएगा। ठीक है, बैठो। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर है, केजी होता है। अब देखो 9.1, मान लो इसे इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए, उसको फेंका जाए, काइनेटिक दे दी जाए उसकी, ये वाला कोई फॉर्मूला लगाना पड़ जाए, तो मास m 9.1 की जगह 9 लेना बेटर रहेगा। क्यों, उसको डील करना आसान रहेगा। सिमिलरली अगर मान लो प्रोटॉन हो, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो जरूरी क्या 1.67 लें, 1.6 ले सकते हैं, क्योंकि उसका अंडर रूट करना आसान है। लेकिन ऐसे क्या करें मतलब सर 1 ही ले लो तो क्या फर्क पड़ता है, उड़ा दो ना 0.67 को, इतना अप्रोक्सीमेशन भी नहीं यार। ठीक है भाई, आई थिंक ये छप गया होगा शायद इधर का। यार मैं इसको लिख ही देता हूँ यार, क्योंकि काम आएगा, तुम अटकाओगे कमला। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, गलत जवाब, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास, ठीक है। फिर प्रोटॉन, चार्ज, ये लिख दूं क्या, चलेगा। मास, उसको एमपी भी बोल लेते हैं हम लोग काफी बार। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक और होता है यार ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, किसके आइसोटॉप्स है ये, कितने होते हैं, हाइड्रोजन कितने आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, ये कौन सा वाला है, ड्यूट्रॉन। क्या होता है, 1h2, बोलो। चार्ज प्लस सी, मास 2 mp। अरे इनको भगाओ इधर से। अगला, अल्फा पार्टिकल, चार्ज, मास, इतना याद रह जाएगा। एक और होता है यार बीटा पार्टिकल, माइनस इलेक्ट्रॉन की तरह लेके काम कर सकते हो। एक होता है कॉस्मिक पार्टिकल्स, नहीं आता, पूरा सरेंडर डायरेक्टली है। कॉस्मिक पार्टिकल्स बेसिकली मिक्सर होता है वो, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं और नेगेटिव होते हैं, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। तो कॉस्मिक पार्टिकल क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव। कैथोड रेज, कैथोड रेज नेगेटिव यार, ठीक है। अरे संभाल लोगे, चार तो मैंने लिखवा दिए, कौन कौन से बताया, और कॉस्मिक, बीटा और कैथोड रेज। कॉस्मिक पॉजिटिव पार्टिकल्स, बीटा इलेक्ट्रॉन की तरह मान लोगे उसको, और कैथोड रेज कर लोगे, छप गए।
चलो सवाल करते हैं इसके ऊपर। ये लिख लेना यार तुम लोग, जिसको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो जरूर लिख ले, और याद हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है। ये सबका कॉपी हो गया, किसी का बाकी है? तो फर्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें कि किस तरह की क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। क्वेश्चन लिखो एक। थ्री चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। लिखो। थ्री चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। Three charged particles, proton, neutron, and alpha particle, are projected in uniform transverse magnetic field, are projected in uniform transverse magnetic field with same speed, with same speed. Three charged particles, proton, neutron, and alpha particles, are projected in uniform transverse magnetic field with same speed. Then find ratio of their radii and frequency. Then find ratio of their radii and frequency. किस किस का रेशियो पूछा? रेडियस का और फ्रीक्वेंसी का। हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे इसको। पहले तो बताओ फॉर्मूला कौन सा चिपकाएंगे। फॉर्मूला R इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। क्यों ये लगा मैंने, क्यों ये लिया? क्योंकि सबका वेलोसिटी सेम दिया, मैंने स्पीड बोला था सेम स्पीड, तो v सेम और b भी, तो r किसके प्रोपोर्शनल आ गया? किसके? तो क्या हमें रेडियस का रेशियो चाहिए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। प्रोटॉन के लिए क्या बनेगा ये? अभी बताया ना यार, मास बाई चार्ज का रेशियो चाहिए ना। प्रोटॉन के लिए मास mp चार्ज e, न्यूट्रॉन के लिए 2mp बाई e, 4mp बाई 2e। ये लिखना आया क्या आपको? आवाज ही नहीं आई? क्या उड़ रहा है इसमें से? m बाई साफ, क्या बचेगा? 1:2:2। क्या ये आंसर आ गया? क्लियर है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/qb। अगेन, क्या 2π कांस्टेंट, b कांस्टेंट, ये किसके रेशियो? m/q। ये तो भी निकाल कर आए हम लोग, बोलो। तो सिंपल, अगेन अगर मैं बात करूं, T4 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला QB/2πm। ठीक है। क्या ये सेम, ये सेम, किसके प्रोपोर्शनल? Q/m के। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, अरे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, क्या लिखे भाई? E/m, E/2m, 2E/4m। कितना आएगा? 1:1/2। आंसर 2:1:1। क्या आंसर आ गया? इसका मतलब देखो, समझो, आपको आपको क्वेश्चंस की वैरायटी समझिए कि वेलोसिटी बोल दे, या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोल दे, या मोमेंटम बोल दे, या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल दे, जो बोल दे उसके हिसाब से हम फॉर्मूला ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ सकता है, टाइम पीरियड का पूछ सकता है, ओमेगा का पूछ सकता है। कर पाओगे? अब एक वेरायटी दूसरी, आपको बोला जाए, मान लो कि तीन पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, तीनों को हमने यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो तीनों का रेडियस सेम आया। तीनों का रेडियस क्या आया? तो बताओ उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? दोनों काई को लगाएं। मेरा क्वेश्चन समझेंगे आप लोग? वापस रिपीट कर देता हूं, उसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कि भाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, तीनों का रेडियस जो आया सेम आया। क्या आया?
तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? मेरा सवाल ये है आपसे। तो पहले तो ये बताओ फॉर्मूला कौन सा उठाना चाहिए मैं? कौन सा? तो R इक्वल टू √2 m ke/क्यूबी। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए भैया, तो पहले वो निकाल कर लाए इससे। क्या Q²B²R² / 2m आ रहा है? करो स्क्वायर और सेट कर दो उसको। आ रहा है? अब चेक करो, क्या बी सेम, आर सेम, टू कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q² / m। चेक करें। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल क्या लिखोगे इसके लिए? E²/m। न्यूट्रॉन के लिए E²/2m। अरे कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बाउंसिंग तो नहीं है इसके लिए? नहीं तो आराम से लिख ले भैया, 2E²/4m। काटो देंगे, 1:1/2 आ रहा है शायद। 2:1:2 आ गया आंसर। अगर आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उसको सेम यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में सेम स्पीड से फेंका गया, सेम स्पीड से, तो किसका पाथ मोर कर्व्ड होगा? अभी बात आ गई कर्व्ड वाली, कर्वेचर की बात करना चाह रहा हूं मतलब मैं। चलो एक चीज पूछता हूं आपसे, अरे फन रख। एक बात ये बना और एक बात ये बना, किसका कर्वेचर ज्यादा, किसका पाथ ज्यादा कर्व्ड है? नीचे वाले का पाथ कर्व्ड ज्यादा है, इसका क्यों कम, क्यों ज्यादा है इसका कर्व्ड? रेडियस कम है इसका। जिसका रेडियस कम उसका पाथ मोर कर्व्ड होगा या उसका कर्वेचर ज्यादा होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलो उसी को मैं थोड़ा सा फोटो में ले लेता हूं इधर। मान लीजिए पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंकेगा, एक पार्टिकल तो ऐसे गया, ये फर्स्ट पाथ, और सेकंड गया इस तरह से, ये सेकंड पाथ। तो जो मैं बात करना चाहता हूं उसमें कि एक तो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज एंगल α1, एंड जो दूसरा गया वो बेसिकली कुछ इस तरह से गया, दिस इज α2। ठीक है? तो फर्स्ट वाले का रेडियस कितना मान ले? R1, और सेकंड वाले का रेडियस R2। क्लियरली दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कि जो R2 है वो ग्रेटर देन है, और α1 इज ग्रेटर देन α2। क्लियर है? तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस? बोलो। आप इसके साथ में लिख दीजिएगा कंबाइन में ना। ठीक है? मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसका पाथ मोर कर्व्ड होगा। क्लियर है? या फिर डिफ्लेक्शन की बात की जाए तो जो अपना इनिशियल पाथ है उससे कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? जिसका रेडियस कम होगा। क्लियर है? जो आपसे मैं सवाल पूछा था मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो आंसर क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि R इक्वल टू होता है mv/qb। R इक्वल टू क्या होता है? m अलग अलग है, v सेम, q सेम, b सेम। डिपेंड किस पे करेगा? m पे। जिसका मास कम, कम किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो उसका रेडियस भी कम, तो कर्वेचर कर पाओगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं, इसको छोड़ो ये पूछ लेता हूं, इसके अंदर या इसमें पूछ लेने की बात है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तीनों को हमने सेम, क्या दिया था इसमें, स्पीड दिया था ना मैंने, सेम स्पीड से फेंका यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनके कर्वेचर का रेशियो बताओ। तो उनके कर्वेचर का रेशियो बताओ। अब सुनो मेरी बात, तुम लोग इसमें कलाकारी मत करना इस तरह से कि आपने ये निकाल दिया फिर उसको उल्टा कर दो, आपसे नहीं हो पाएगा, गलत कर दोगे आप। बेस्ट क्या करना है, कर्वेचर का पूछा ना, तो रेडियस मत उठाओ, 1/रेडियस उठाओ। ओरिजिनली क्या, चलो 1/r लो, तो 1/r क्या जाएगा? उल्टा हो जाएगा, Q/m हो जाएगा। ये रहा। कर पाओगे? नहीं समझ में आया? क्या बताया मैंने इसके अंदर कि अगर कर्वेचर का रेशियो पूछा जा रहा है तो रेडियस का मत उठाओ, 1/r का उठाओ। क्लियर है?
तो उसमें जो फॉर्मूला बना उसको आप सोल्व कर लो, देखो उसका रेशियो क्या रहा है। कर पाओगे? इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं आपको आज असाइनमेंट कुछ भी नहीं दे रहा। रीजन इसके पीछे क्योंकि सिर्फ एक वेरायटी डिस्कस करी मैंने आपको भी, सिर्फ एक वेरायटी। समझ आई वेरायटी कौन सी है? रेशियो वाली। अब इसमें कुछ भी पूछ लो रेशियो के बारे में, बात कर लोगे। बाकी नेक्स्ट वेरायटी नेक्स्ट क्लास में। तो असाइनमेंट कुछ नहीं है क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन से मजा नहीं आएगा डिस्कस करने में से। ठीक है भाई? ऑनलाइन वालों कोई तकलीफ हो तो बताओ। कोई तकलीफ नहीं है। और ये क्या बताया? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 91। अरे यार ठीक है लोगों, आप लोग इसको रिवाइज करके आएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इन चीजों को काम आएगी ये सब चीजें। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करेंगे तो सब चीजें काम आएंगी। ठीक है बच्चों? ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।